हम राइटिंग डाउन ऑफ इन्वेंट्री की बात कर रहे हैं। हमने देखा है कि अ फर्म हुज कैरिंग वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री इज लेस देन द फेयर वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री, जिस पे इन्वेंट्री को रिपोर्ट करना है, तो वो इन्वेंट्री को राइट डाउन कर सकती है। राइट डाउन मतलब कि हमने इन्वेंट्री को अभी तक कैरी कर रहे थे से 10,000 रुपीज़ पे, पर जो फेयर वैल्यू इन्वेंट्री की आई, जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू आई, तो वो 10,000 से कम है, 8,000 है, तो हम उसको राइट डाउन कर देंगे, हम उसको 2,000 से कम कर देंगे, 8,000 रिपोर्ट करेंगे और 2,000 का लॉस रिपोर्ट करेंगे। नाउ इट मैचेस आवर बैलेंस शीट एज वेल। कैसे मैच करता है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे लायबिलिटी है, यहाँ पे एसेट है ना। मैं वर्टिकल नहीं बनाऊंगा, मैं हॉरिजॉन्टली बनाऊंगा सो दैट आई एम एबल टू एक्सप्लेन इट प्रॉपरली। ये लायबिलिटीज़ है, ये एसेट है, यहाँ पे इन्वेंट्री 10,000 की रिपोर्ट हो रही है, यहाँ प्रॉफिट में भी जो भी फिगर है से 10,000 ही है। राइट। अब इन्वेंट्री को क्योंकि हम राइट डाउन कर रहे हैं, तो अब राइट डाउन कर रहे हैं इन्वेंट्री का जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू 8,000 है, तो मैं उसको 10,000 पे रिपोर्ट नहीं करूँगा, मैं उसको 8,000 पे रिपोर्ट करूँगा। आई डिक्रीज माई असेट्स बाय 2,000 रुपीज़। तो अब ये लाइबिलिटी को भी तो डिक्रीज़ करना पड़ेगा, तो दिस 2,000 रुपीज़ शैल बी रिपोर्टेड एज लॉस इन इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में लॉस के रूप में जाएगा और वो लॉस इसमें से कम हो जाएगा क्योंकि प्रॉफिट इज़ बीइंग एडेड इन द लाइबिलिटी साइड। इसमें से 2,000 कम हो जाएगा तो ये भी 8,000 आ जाएगा, हैंस दे आर मैचिंग। तो इट मेक्स सेंस कम्प्लीटली कि अगर मैं इन्वेंट्री को राइट डाउन कर रहा हूँ तो मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, लाइबिलिटी साइड भी कम करना पड़ेगा। तो इनका अच्छा, लाइबिलिटी साइड कम करने के लिए इंपॉर्टेंट, लाइबिलिटी साइड कम करने के लिए क्या मुझे उसको इनकम स्टेटमेंट में ही रिपोर्ट करना पड़ेगा क्या? ऑलवेज नो। ऐसा हो सकता है कोई आइटम OCI में आ जाए, अदर कम्प्रहेंसिव इनकम में आ जाए। ऐसा हो सकता है कोई आइटम डायरेक्टली किस में आ जाए, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में आ जाए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? जैसे डिविडेंड पे किया जाता है, तो डिविडेंड पे किया जाता है तो डिविडेंड यहाँ कैश को कम कर देता है। वैसे तो ये इसके बियॉन्ड दिस टॉपिक जो हम ये पढ़ रहे हैं इन्वेंट्री, बट क्योंकि वो फिर मैचिंग वाला आ गया और आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ोगे तो ये आपको पता होना चाहिए ना। हम डिविडेंड पे करते हैं तो डिविडेंड रिड्यूसेस आवर कैश, वो हमारे कैश को कम करता है। तो फिर यहाँ लाइबिलिटी, अब असेट कम कर रहा है डिविडेंड, तो यहाँ लाइबिलिटी भी कम होनी चाहिए। तो लाइबिलिटी भी कम होनी चाहिए, तो क्या डिविडेंड भी आप इनकम स्टेटमेंट में रिपोर्ट करते हो क्या? ना, डिविडेंड इज नॉट एन एक्सपेंस, इट्स नॉट अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, तो उसको थोड़ी इनकम स्टेटमेंट में आता है। तो क्या अदर कम्प्रहेंसिव इनकम में जाता है? ना, काय में जाता है? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में जाता है। वो इक्विटी को कम कर देता है। याद करो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी हमने पढ़ा था बैलेंस शीट वाले चैप्टर में। तो इक्विटी के अमाउंट को वो क्या कर देता है? कम कर देता है डायरेक्ट। राइट। तो यहाँ पे कैश कम हुआ तो वहाँ पे इक्विटी कम हो गई, जो कि लाइबिलिटी साइड में रिपोर्ट होती है। तो अगर असेट साइड कम हो रहा है तो वो जो आइटम है या तो इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, या OCI में जाएगा, या स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में जाएगा। ये जो है इन्वेंट्री राइट डाउन, ये काय में जाता है? ये इनकम स्टेटमेंट में जाता है एज लॉस। अगर कभी इन्वेंट्री को राइट अप करते हो तो इन्वेंट्री अगर यहाँ पे राइट अप हो जाएगी तो वहाँ पे इसको भी फिर प्रॉफिट में शो करेंगे, बट उसमें राइट अप अलाउड ही नहीं है। किस में राइट अप अलाउड नहीं है? IFRS में, US गैप में एनी राइट अप इज़ नॉट अलाउड। तो वहाँ राइट अप होगा ही नहीं, तो इन्वेंट्री भी उतने पे रिपोर्ट है, प्रॉफिट भी उतना ही है। बट IFRS राइट अप अलाउ करता है, तो इन्वेंट्री को बढ़ाओगे तो यहाँ प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। दैट्स इट। इन्वेंट्री राइट डाउन कर रहे हो तो प्रॉफिट भी कम हो रहा है, लॉस रिपोर्ट कर रहे हो। इन्वेंट्री राइट अप कर रहे हो तो प्रॉफिट भी ऊपर हो रहा है, प्रॉफिट रिपोर्ट कर रहे हो। राइट, क्लियर? IFRS में, US गैप में केवल राइट डाउन अलाउड है, राइट अप अलाउड नहीं है। ये हो गया। अब इसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं राइट डाउन के? जब हम इन्वेंट्री राइट डाउन करते हैं, राइटिंग डाउन द इन्वेंट्री, तो उसके इफेक्ट क्या होता है? उसका इफेक्ट ये होता है कि दोनों करंट एसेट्स और करंट टोटल एसेट्स कम हो जाएंगे। डू यू एग्री? करंट एसेट भी कम होगा क्योंकि इन्वेंट्री कम हो जाएगी। 10,000 इन्वेंट्री थी, अब 8,000 ही बची। टोटल एसेट भी कम हो जाएगा। टोटल एसेट, क्योंकि इन्वेंट्री इज पार्ट ऑफ टोटल एसेट ऑल्सो, तो टोटल एसेट भी कम हो जाएगा। इट विल डिक्रीज करंट रेशो एंड विल नॉट चेंज क्विक रेशो। करंट रेशो कम कर देगा। व्हाट इज करंट रेशो? करंट रेशो होता है CR इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट अपॉन करंट लायबिलिटी। अभी जो करंट रेशो है वो करंट एसेट को करंट लायबिलिटी से डिवाइड करते हैं, तो करंट एसेट क्योंकि न्यूमरेटर अगर वो कम हो रहा है तो करंट रेशो कम हो जाएगा। बट इट विल नॉट चेंज क्विक रेशो। क्यों क्विक रेशो क्यों चेंज नहीं करेगा? बिकॉज क्विक रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? क्विक रेशो को कैलकुलेट करते हैं करंट रेशो माइनस, क्या करते हैं इसमें से माइनस? नहीं, इसमें से माइनस इन्वेंट्री माइनस करते हैं। जब हम
क्विक रेशो कैलकुलेट करते हैं तो करंट असेट में से इन्वेंट्री को माइनस कर देते हैं और फिर उसको करंट लायबिलिटी से डिवाइड करते हैं। अब क्योंकि इन्वेंट्री को हम माइनस ही कर चुके हैं, इन्वेंट्री इसका पार्ट ही नहीं है क्विक रेशो का, तो इन्वेंट्री कम ज़्यादा होने से जो न्यूमरेटर है वो चेंज नहीं हो रहा, और बिकॉज न्यूमरेटर इज़ नॉट चेंजिंग ड्यू टू दिस, तो उसके कारण हमारा जो क्विक रेशो है वो चेंज नहीं होता। रिमेंबर दिस, यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन ऑन दिस। करंट रेशो will be changed due to inventory writing down, but quick ratio will not change due to inventory writing down because current inventory is not part of the current asset while calculating quick ratio। जब हम quick ratio कैलकुलेट करते हैं तो इन्वेंट्री उसका पार्ट नहीं होता। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट इसमें? अब बिकॉज इन्वेंट्री कम हो जाती है, तो इन्वेंट्री कम हो जाती है तो इससे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इट विल इंक्रीज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। आगे हमको गोइंग फर्दर हमको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो को और डिटेल में पढ़ना है, तो उसको हम यहाँ पे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो को यहाँ पे पढ़ लेंगे। ठीक है, इन्वेंट्री कम हो जाती है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो क्या होता है वो हम आगे डिटेल में पढ़ लेंगे। इससे असेट टर्नओवर रेशो भी बढ़ जाता है। रीज़न असेट टर्नओवर रेशो का वही है जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का है। असेट टर्नओवर रेशो बेसिकली होता है सेल्स अपॉन एवरेज असेट, ये असेट टर्नओवर रेशो। अब सेल्स तो न्यूमरेटर है, वो तो उतनी रहेगी, क्योंकि आप इन्वेंट्री को राइट डाउन कर रहे हो तो आपके जो एवरेज एसेट्स हैं वो कम हो गए, तो आपका डिनोमिनेटर कम हो गया। से उतनी ही सेल्स आप क्या कर रहे हो, जनरेट कर रहे हो, बट यू आर हैविंग अ लोअर अमाउंट ऑफ असेट्स नाउ, सो बिकॉज ऑफ दिस योर असेट टर्नओवर विल इंक्रीज, राइट? इट विल ऑल्सो इंक्रीज द डेट इक्विटी रेशो। How it will increase the debt equity ratio? Debt equity ratio is calculated by dividing debt with equity. Debt को equity से divide कर रहे हैं, because inventory write down not only decreases your assets, it also decreases your equity, because it reduces your profit, and profit is part of equity, so it reduces your equity as well. Because you wrote down the inventory by 2000 rupees, your profit will also be reduced by rupees 2000, and your equity will also be reduced by rupees 2000. So you have the same level of debt, but you have a lower amount of equity because of writing down of inventory, so you have a higher debt equity ratio. Then comes the GP ratio. GP ratio, operating profit margin, NP ratio will decrease. All these ratios will decrease. Why? Because of lower profits. Because writing down the inventory will lower your profit. Writing down the inventory is reported in the form of loss in income statement. So your GP will be less, your operating profit margin will be less, your NP will be less. All these profits will be lower. ROA and ROE, return on asset and return on equity, will also decrease. What is return on asset? Return on asset होता है, नीचे आ जाता है आपका, you report profit over here and you report average asset over here into 100. Now you have the same amount of profit, same numerator, but you have lower denominator. ठीक है? No, sorry, my bad. You don't have the same amount of profit. You have lower profit, na? You have lower profit due to this inventory writing down is reported as loss. So you have lower profit, but you also have lower assets. See, अगर इन्वेंट्री को राइट डाउन करते हो तो असेट भी गिरता है और प्रॉफिट भी गिरता है, तो असेट और प्रॉफिट दोनों गिर रहा है, तो ऐसे में ये रेशो पे तो कुछ असर ही नहीं होना चाहिए, बट इस पे असर होता है। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज द परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट इज मच ग्रेटर देन द परसेंटेज चेंज इन टोटल एसेट्स। मैं आपको बताता हूँ कैसे, देखो, अंडरस्टैंड दिस। एक ऑर्गेनाइजेशन में, जस्ट इमेजिन एन ऑर्गेनाइजेशन, एक एंटिटी है और उस एंटिटी में की बैलेंस शीट का साइज, व्हाट इज द साइज ऑफ द बैलेंस शीट? यहाँ पे मैं लायबिलिटी रिपोर्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं असेट रिपोर्ट करता हूँ। इफ़ लायबिलिटी इज़ ऑफ 10 लाख एंड असेट इज़ ऑफ 10 लाख, जो बैलेंस शीट का साइज़ है वो 10 लाख रुपए का है ना। अंडरस्टैंड दिस, द साइज ऑफ द बैलेंस शीट इज़ 10 लाख। व्हाट डू यू थिंक हाउ मच प्रॉफिट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस कंपनी? कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही होगी? एनी अमाउंट जो आ रहा है मन में? देखो, मैं ऐसा इसलिए पूछ रहा हूँ
क्योंकि सी द साइज ऑफ द कंपनी, कंपनी का साइज क्या, कंपनी के पास 10 लाख के असेट्स हैं। अगर कंपनी जितने भी असेट्स एक्वायर करती है, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, हाउ मच कंपनी कैन अर्न ऑन दोज असेट्स? 10 लाख के असेट्स पे कंपनी 15 लाख 20 लाख तो प्रॉफिट नहीं कमा सकती। आरंट यू एक्सपेक्टिंग कंपनी टू अर्न 15-20 लाख ऑन असेट्स ऑफ मेयर असेट्स ऑफ 10 लाख ओनली? ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हो क्या कि 10 लाख से भी ज़्यादा कमाएगी? जनरली ये देखा जाता है कि कंपनी अगर 10 लाख के असेट्स हैं तो असेट्स का 10-15%, 20% हद से हद यही कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन होता है, इजंट इट? असेट्स का 10-15%, 20%, जो भी आप असेट एक्वायर करते हो उसका 10-15-20% आप सालाना कमाते हो। सो इफ कंपनी हैज़ एन असेट्स ऑफ से 10 लाख रुपीज़, तो आई कैन से दैट इफ द कंपनी इज यूजिंग इट्स असेट्स वेरी एफिशिएंटली, कंपनी में हैव अ 20% प्रॉफिट मार्जिन ऑन इट्स असेट्स, और जो कंपनी के नेट प्रॉफिट हो सकते हैं वो कंपनी के नेट प्रॉफिट हम 2 लाख मान सकते हैं। 2 लाख भी बहुत ज़्यादा है, 10 लाख के असेट पे 2 लाख का प्रॉफिट कमाना इज़ अ वेरी गुड परफॉर्मेंस। 20% रिटर्न ऑन असेट्स। अब सडनली क्या हुआ, इन्वेंट्री राइट डाउन हुई और इन्वेंट्री 10,000 से राइट डाउन कर दिया, एक राउंड फिगर ले लेते हैं, 50,000 से राइट डाउन कर दी। अब 50,000 से इन्वेंट्री को राइट डाउन किया तो 10 लाख में से 50,000 गया तो 9,50,000 आ गया, और इस 2 लाख में से भी 50,000 गया तो 1,50,000 आ गया। अब 50,000 पहले हमने निकाला था रिटर्न ऑन असेट, तो रिटर्न ऑन असेट निकला था 2 लाख को हमने डिवाइड किया था 10 लाख से, तो रिटर्न ऑन असेट आया था कितना, 20%। अब हम क्या कर रहे हैं, 1.5 लाख को डिवाइड कर रहे हैं 9.5 लाख से। अब आप बोलोगे कि देयर शुडंट बी एनी डिफरेंस इन आरओए बिकॉज दोनों ऊपर नीचे दोनों से 50-50 हज़ार कम हो गए, बट देयर वुड बी डिफरेंस इन आरओए, क्योंकि ये जो 50,000 ऊपर प्रॉफिट में से कम हुआ है, 50,000 2 लाख के प्रॉफिट में से कम हुआ, तो इट रिड्यूस्ड द प्रॉफिट बाय 25%। अर्लियर वी हैड अ प्रॉफिट ऑफ 2 lakh, नाउ वी हैव अ प्रॉफिट ऑफ 1.5 lakh, प्रॉफिट gets reduced by 25%. Earlier we had an asset of 10 lakh, now we have an asset of 9.5 lakh, asset gets reduced only by 5%. So the same amount of 50,000 that is reducing your profit and reducing your asset, the percentage change in asset is only 5%, but the percentage change in profit is 25%. Your numerator gets reduced by 25% and your denominator gets reduced by only 5%. As a result of this, ROA would decrease. Clear? Got this point? तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ROA and ROE will also decrease because percentage change in net income is more than the percentage change in assets and equity. The same will apply to equity, what we applied to assets. Clear this point? Polo, everybody. Any doubts in this? Hello, Himanshi. Clear? Yes, sir. Chalo, great. Then, very important points. These points are very important. LIFO firms. LIFO firms are less likely to report a write down than FIFO firm. Now, I want you people to tell me a reason why it is written here LIFO firm are less likely to report a write down than FIFO firm. We all understood what is write down. Now, there are two different firms. One is LIFO, one is FIFO. It is highly probable, it is more probable. The chances of a LIFO firm reporting write down is less and the chances of FIFO firm reporting a write down is more. Why so? See, it is happening because we read it in our previous lecture. I purchased 3 units of inventory. First unit I purchased at the price of rupees 10, second I purchased at the price of rupees 20, and third one I purchased at the price of rupees 30. ठीक है, these are my purchases, my sales. I sold 1 unit
at the price of 50. ठीक है, this is my purchase and sale data. Now if I am a LIFO firm and if I am a FIFO firm, if I am a LIFO firm, tell me my closing inventory. What will be my closing inventory and what will be my COGS? If I am a FIFO firm, what will be my closing inventory and what will be my COGS? What will be my closing inventory if I am a LIFO firm? ₹10. But I have sold only one quantity, so I must have two units in my closing inventory. See, if I sold one unit, which is that unit which I sold? It is the first one or the third one or the second? Third one. I sold the third unit. Because I am a LIFO firm, I'll say I sold what I purchased latest, last in first out. First unit मैंने खरीदी 10 rupees पे, second I purchased at 20, third I purchased at 30. So I'll sell the third one earlier. Last in, the third unit came last and it was sold earlier. Last in first out. So my COGS is 1 into 30 is equal to 30. My inventory is 1 into 10, 1 into 20. So this is 10, this is 20, so this is 30. Clear? So I am carrying my inventory at the price of 30 rupees. But in case of FIFO, my COGS is 10 only. 10 into 1 is equal to 10. This is my COGS. I'll assume that I sold the unit which I purchased earlier, which I purchased first. So the goods which were purchased first were sold first, and in my closing inventory I'll report these two, 1 into 20, 1 into 30. So 20, 30 is equal to 50. So this is my closing inventory under FIFO. Do you get this? Any problem so far? No. ठीक है, अब देखो, why LIFO firm are less likely to report an inventory write down? You have to understand why do we report an inventory write down? Because the carrying value of the inventory is less than the carrying value of the inventory is more than the net realizable value. What we are able to realize by selling that inventory and what we are carrying. Under LIFO, we already carry a lower amount. We are carrying a lower amount. We are carrying inventory at the price of 30 only. Write down तब occur होता है when carrying value is greater than NRV. ठीक है, अंडरस्टैंड दिस. कैरिंग वैल्यू जब ज़्यादा हो जाएगी एनआरवी से, तब हम राइट डाउन करेंगे, क्योंकि हमको उसको एनआरवी पे लेके आना है. देयर आर अदर मेथड्स, जैसे मार्केट भी है और वो सब भी है, वो मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एनआरवी से उसको कंपेयर करके बता रहा हूँ. व्हेन कैरिंग वैल्यू, देखो राइट डाउन क्यों करना, क्योंकि आपने उसको अननेसेसरीली ज़्यादा पे रिपोर्ट कर रखा था. तो लीफो में तो ऐसे ही हम इन्वेंट्री को कम रिपोर्ट करते हैं, फीफो में ज़्यादा रिपोर्ट करते हैं. नाउ ये जो इन्वेंट्री है, अब मुझे एक बात बताओ, व्हाट डू यू थिंक, अगर मान लो इस इन्वेंट्री का प्राइस जो 50 रुपीज़ की इन्वेंट्री आपने रिपोर्ट की है, इसका प्राइस गिर के मान लो 40 हो जाता है, तो 40 हो जाता है तो फीफो फर्म को उसी वक्त 40 हो गया प्राइस, तो फीफो फर्म को 10 रुपये का राइट डाउन रिपोर्ट करना पड़ेगा, बट लीफो फर्म को कोई राइट डाउन रिपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, नो राइट डाउन. वाई? क्योंकि वो तो 40 से कम पे ही रिपोर्ट कर रहा है ना, तो ऑलरेडी 30 पे रिपोर्ट कर रहा है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर इन्वेंट्री का प्राइस 50 से 40 हो गया, अब द प्राइस ऑफ द इन्वेंट्री टर्न 40 फ्रॉम 50, तो फीफो फर्म विल रिपोर्ट अ राइट डाउन, बट लीफो फर्म is not needed to report a write down, क्योंकि वो तो ऑलरेडी 30 पे, because they already have a lower carrying value, so it is less probable, the probability, the chances are very low that their carrying value is greater than the NRV. Are you getting this point? Because their carrying value is already low, FIFO firm's carrying value is high,
So it is highly probable, the chances are higher that FIFO firm will have to report inventory write down. आया समझ में? ठीक है, तो FIFO firm will report a high, FIFO firm is more likely to report inventory write down. LIFO firm is less likely to report inventory write down because LIFO firm already has a lower carrying value, FIFO firm has a higher carrying value. ठीक है. Any subsequent write-up will not take inventory value higher than the original cost. जब भी आप राइटअप करोगे, जैसे IFRS में राइटअप अलाउड है, तो राइटअप करोगे तो जो ओरिजिनल कॉस्ट है उसके ऊपर कभी नहीं जाएगा, कितनी इन्वेंट्री की वैल्यू क्यों नहीं बढ़ जाए. बट देयर आर सर्टन एक्सेप्शंस. कुछ ऐसी फर्म्स होती हैं, थर्ड वाला पॉइंट, फर्म्स विच प्रोड्यूस और डील इन कमोडिटी लाइक प्रोडक्ट आर अलाउड टू रिपोर्ट इन्वेंट्री हायर देन द हिस्टोरिकल कॉस्ट. कोई ऐसी फर्म है, कोई ज्वेलरी है, वो गोल्ड में डील कर रहा है, तो गोल्ड उसने जिस प्राइस पर खरीदा था वो उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट है. अब गोल्ड अगर बढ़ गया और उसके इन्वेंट्री में अभी भी वो परचेज किया हुआ है, तो उसको तो फिर उसकी फेयर वैल्यू पे रिपोर्ट करना पड़ेगा ना, जो कि हिस्टोरिकल कॉस्ट, क्योंकि गोल्ड इज़ अ कमोडिटी. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये तो फिर बहुत ही गलत हो जाएगा कि गोल्ड को वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पर रिपोर्ट करें, क्योंकि गोल्ड तो कमोडिटी है ना, कमोडिटी का प्राइस तो फ्लक्चुएट होता है. तो एनी प्रोड्यूसर विच प्रोड्यूसेस एनी कमोडिटी विच इज़ डिटरमाइंड बाय फ्री प्ले ऑफ मार्केट, डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड करता है उस कमोडिटी का प्राइस, या कमोडिटी लाइक प्रोडक्ट है उसका, तो ऐसी फर्म की जो रिपोर्टिंग है इन्वेंट्री की, वो हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर भी जा सकती है. अपार्ट फ्रॉम दिस नो फर्म विल रिपोर्ट इन्वेंट्री हायर देन द हिस्टोरिकल कॉस्ट. ठीक है, उसका एक्सेप्शन यही है, द फर्म्स विच आर डीलिंग इन कमोडिटीज़. क्लियर?